गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आपके सामने स्लाइड खुली है, आज हमारी क्लास का टॉपिक है केन्जियन थ्योरी या केनेजियन थ्योरी भी बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, क्योंकि केन्स J.M. केन्स इनका पूरा नाम था और हिंदी माध्यम की किताबों में इसे कीन्स लिखा हुआ रहता है, तो वह गलत उच्चारण है। लेकिन वो परिपाटी में आ गया है क्योंकि KEY की उच्चारण होता है, इसलिए वो कीन्स कह देते हैं हिंदी माध्यम वाले लेखक। लेकिन वैसे इनका नाम जॉन मेनार्ड केन्स है। तो चूंकि हम इससे पहले क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड आउटपुट कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट जो अपना थियरी बनती है अपने सिलेबस के हिसाब से, वो केनेजियन मॉडल ऑफ आउटपुट एंड इनकम बनता है, क्योंकि केन्स ने ही क्लासिकल मॉडल की इतनी आलोचना की और उसे 1930 की मंदी के निवारण हेतु अप्रयुक्त या अनुपयुक्त बता दिया। इसलिए केन्स ने न केवल उनकी आलोचना की, वरन बदले में अपना एक वैकल्पिक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जिससे कि 1930 की मंदी से लड़ा जा सका। और न केवल 1930 की मंदी से, वरन उसके बाद भी आज तक अनवरत केन्जियन इकोनॉमिक्स का बोलबाला रहा है। जब भी मंदी का सामना विभिन्न देशों ने या कुछ देशों ने या पूरे विश्व ने किया है, तब तब केन्स के अर्थशास्त्र की याद उन्हें आई है और उनके सिद्धांतों को विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय नीतियों में जगह दी है। तो इस तरह केन्स जो है वो बहुत ही कह सकते हैं आप अर्थशास्त्र के एक प्रमुख पिलर बन चुके हैं। जैसे एडम स्मिथ का नाम है, इक्वली ही केन्स का नाम भी अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, वो केनेजियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही है। तो इस पीपीटी के रिकॉर्डिंग में कुछ कुछ बीच में एरर आते हैं या आगे भी आ सकते हैं, आप उनको अवॉइड कीजिएगा। और जो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है कंटिन्यूटी में, आपको पता चल ही जाएगा, तो इसे ही आप अपनी सही क्लास मानकर चलिएगा। तो कंटेंट्स क्या हैं इस पीपीटी के, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो आपके सामने स्लाइड में दिए हुए हैं। केन्स का परिचय हम देखेंगे, केन्स कौन थे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रमुख सिद्धांत किस किस ने दिए शुरुआत से, और आय व रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल मॉडल का भी एक बार फिर से हम परिचय देंगे, जो हम पिछली क्लास में विस्तार से पढ़ चुके हैं। मुख्य विशेषताएं और क्लासिकल्स द्वारा दिए गए उनके इक्वेशंस, यानी ये जो पार्ट है वो क्लासिकल का ही चलेगा। इसे हम फटाफट रिपीट कर लेंगे, क्योंकि केन्स पढ़ने से पहले क्लासिकल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केन्स ने हर पॉइंट पे, हर तथ्य पे, हर बिंदु पे क्लासिकल्स को करेक्ट किया है या उनका विकल्प प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो है केन्स द्वारा क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना, जो हम कर चुके हैं, इसे भी हम फटाफट करेंगे। और नेक्स्ट जो आ रहा है, जो कि महत्वपूर्ण होगा परीक्षा की दृष्टि से भी, केन्स द्वारा दिए गए आय और रोजगार का एक वैकल्पिक सिद्धांत, काउंटर थ्योरी गिवन बाय केन्स, जो कि उन्होंने आय और रोजगार के बारे में दी। नेक्स्ट है केन्जियन सिद्धांत की डायग्रामेटिकल और इक्वेशनल प्रस्तुति, और ये जो समान लिखा हुआ है इसमें आप समीकरण लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, और फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, जैसा कि स्लाइड आपके सामने खुली है। इस सिद्धांत को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने दिया, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, और बाद में नियो क्लासिकल्स जो उनके शिष्य थे, उनके सिद्धांतों को मानने वाले थे, जैसे मार्शल पिगू आदि ने दिया। और ये लोग ये मानते थे कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है या कारक है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। इसलिए ये जो है मूल्य का श्रम सिद्धांत भी देते हैं, या इनके सिद्धांत को मूल्य का श्रम सिद्धांत भी कहा जाता है।
वे मानते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है और अनैच्छिक बेरोजगारी का स्तर शून्य बना रहता है। यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिला रहता है। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता। यदि ऐच्छिक रूप से कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता अपनी इच्छा से, तो वह कुछ प्रतिशत के रूप में रह सकता है जिन्हें वो बेरोजगार नहीं मानते। नेक्स्ट है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें समस्त जो संसाधन है वो नियोजित हैं। यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी टाइप कोई स्थिति नहीं पाई जाती। पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति होती है। फिर भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण बहुत कम समय के लिए, ये कहते हैं बहुत कम यानी 10-15 दिनों के लिए मानते हैं कि अस्थायी बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन उसे दूर किया जा सकता है क्योंकि यह एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है। यह एक स्वचालित स्वयमेव संस्थापित अर्थव्यवस्था है, इसलिए मांग और पूर्ति शक्तियां इस तरह के असंतुलनों को शीघ्र ही दूर कर देती है। तो क्लासिकल मॉडल का मूल सिद्धांत यह है कि अर्थव्यवस्था सेल्फ रेगुलेटिंग है और परफेक्ट कंपटीशन इसमें पाया जाता है। मेन फीचर्स ऑफ क्लासिकल मॉडल, हम फिर से इस पे थोड़ा सा फटाफट मेमोराइज कर लेते हैं। से का नियम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पूर्ति स्वयं अपनी मांग सर्जित करती है। यह मुख्य पिलर है इस थ्योरी का। और दूसरा जो पिलर है इस थ्योरी का मेन, वो है फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। तो उसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लाइड पे जब आएगा। अभी इसी स्लाइड को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि से के नियम के हिसाब से अर्थव्यवस्था में सप्लाई जो है वो अपनी मांग सृजित कर लेती है, इसलिए अति उत्पादन नहीं पाया जाता क्योंकि मांग में कमी होती ही नहीं है, उत्पादन सारा बिक जाता है। इस तरीके से आय और रोजगार का संतुलन बना रहता है। इनका मानना है कि कीमतें यानी पी प्राइस, मजदूरी यानी डब्ल्यू वेजेस और ब्याज दरें यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लचीली हैं, फ्लेक्सिबल हैं, अपवर्ड्स भी और डाउनवर्ड्स भी। तो वो इधर उधर मूव करके अर्थव्यवस्था में ई संतुलन वापस ले आती हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स एंड वेजेस के लिए जो हमने अभी जिक्र किया है उनका विस्तार से इस स्लाइड में दिया हुआ है वर्णन कि तीनों के माध्यम से कहाँ कहाँ संतुलन आता है। तो जो प्राइसेस हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी से बाजार में वस्तुओं के बाजार में संतुलन आ जाता है। ब्याज दरों की फ्लेक्सिबिलिटी से सेविंग और निवेश जो कि रियल सेक्टर फिनोमिनाज है इनके बीच संतुलन आ जाता है। और मजदूरी दरों यानी कि वे डब्ल्यू वेजेस के लचीलेपन की वजह से श्रम बाजार में हमेशा संतुलन बना रहता है। इस तरह अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर बनी रहती है। केंजियन वर्सेस क्लासिकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मनी इज ओनली डिमांडेड फॉर परचेसिंग। अब यहाँ पे मनी की बात हो रही है इस स्लाइड में, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फिशर का जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है जिसका एक इक्वेशन था mv इज इक्वल टू pt, है ना। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुद्रा जो है वो केवल विनिमय का माध्यम है, इसके अलावा वो कोई अन्य कार्य नहीं करती है। इसलिए मुद्रा में परिवर्तनों का प्रभाव या मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तनों का प्रभाव रियल सेक्टर फिनोमिनास पे नहीं पड़ता और इस तरीके से मनी डिमांड मनी सप्लाई हमेशा बराबर रहती हैं। इनके अनुसार डिमांड और सप्लाई जो लेबर मार्केट की है उसमें जो निर्धारक घटक है वो रियल वेजेस है यानी W/P है। आपके स्लाइड में सामने लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन रियल वेजेस W/P। इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है वाई देयर इज अ नीड ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स। क्या ज़रूरत है, जब क्लासिकल के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा था तो केन्जियन मॉडल की ज़रूरत क्या है, केन्ज को ये थ्योरी देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके पीछे क्या कारण था। चर्चा हम कई बार कर चुके हैं 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से, जब बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही थी और अति उत्पादन बाजारों में बिना बिका हुआ उत्पादन पड़ा था, तो केन्स जैसे लोगों का ध्यान गया कि क्लासिकल मॉडल जो था वो फेल था इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि वो तो पहले से ही
पूर्ति हमेशा मांग के बराबर रहती है और पूर्ण रोजगार हमेशा सामान्य अवस्था बनी रहती है। इस तरह की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित था, अतः उनके पास इसका समाधान नहीं था कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो फिर केन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च किया और उस मंदी का कारण खोजने का प्रयास किया, तो उन्हें कारण का पता लगा कि इस मंदी का मुख्य कारण है कि लोगों की तरफ से कोई मांग नहीं आ रही है, मांग नहीं उठ रही है वस्तुओं के लिए खरीदने के लिए। और मांग इसलिए नहीं उठ रही है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति नहीं है। और क्रय शक्ति इसलिए नहीं है कि उनके आय के साधन या तो कम हो गए हैं या तो छिन गए हैं, यानी कि वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये विशियस सर्किल जो बन गया, मांग में कमी और परचेजिंग पावर में कमी और आय में कमी और बेरोजगारी, इस चक्र कुचक्र से निकलना केन्स जैसे अर्थशास्त्रियों के अध्ययन का विषय था। और उन्होंने इस रिसर्च में सफलता हासिल की और एक वैकल्पिक थ्योरी भी दी। लेकिन इन बिटवीन जब ये काम चल रहा था, इन बिटवीन उस मंदी से लड़ने के लिए फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने कुछ कोशिश की कि क्लासिकल मॉडल में कोई समाधान मिल जाए बेरोजगारी का। तो पीगू नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वेज कट पॉलिसी दी थी, जिसके अनुसार वेजेस में कटौती करके, यानी वर्तमान जो लोग काम पे आ रहे हैं उनके वेतन में कटौती करके उस पैसे को अन्य लोग जो घर पे बैठ गए उनको सैलरी के रूप में दे दें और वापस रोजगार पर लगा लें। लेकिन दुर्भाग्यवश यह उपाय काम नहीं आया। और जहां जिन जिन देशों ने इसे अपनाया वहां मंदी का समाधान नहीं निकल सका, बल्कि मंदी और गहरी हो गई। केन्स ने बताया कि इस तरह के उपाय अपनाने से सिर्फ मांग शिफ्ट हुई है, नई मांग सृजित नहीं हो पाई है, क्योंकि जिन लोगों के वेतन में कटौती की गई उन लोगों ने अपनी पूर्व जो मांग चल रही थी उनकी वस्तुओं सेवाओं की, उसे कम कर दिया क्योंकि उनकी सैलरी कम हो गई। और जिन लोगों को वो सैलरी दी गई और नए लोग काम पे लगाए गए उन्हीं के रुपयों से, तो उन्होंने जो मांग सृजित की वो उतनी थी जितनी की उन्होंने कम की थी। तो मोर और लेस जो मांग है वो नई सृजित नहीं हो पाई, सिर्फ मांग शिफ्ट हुई इधर से उधर। इसलिए मंदी का समाधान नहीं निकला, क्योंकि मांग में नेट वृद्धि, शुद्ध वृद्धि नहीं हो पाई। तो लॉर्ड केन्स ने बेरोजगारी की समस्या का गहराई से विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रभावी मांग, जिसको वो इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, उसकी कमी होना ही है। प्रभावी मांग जो है वो कुल मांग के उस स्तर पर संदर्भित करती है या स्थापित हो जाती है जहां वह कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। यानी ईडी वहां निर्धारित हो जाती है जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है। इंग्लिश में बोलें तो ईडी वहां डिटरमाइन हो जाती है जहां ADP, एग्रीगेट डिमांड प्राइस, will be equal to ASP, aggregate supply price. According to Keynes, effective demand will be determined in a two-sector economy as following. यानी यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि माना दो ही क्षेत्र अर्थव्यवस्था में विद्यमान है, तो ईडी बराबर होगी, प्रभावपूर्ण मांग बराबर होगी C प्लस आई के। सी क्या है? उपभोग मांग, जो कहाँ से आ रही है? अर्थव्यवस्था के हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था जीएनपी की गणना के लिए व्यय दृष्टिकोण या व्यय विधि से अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र, दूसरा बिजनेस सेक्टर, व्यवसाय क्षेत्र, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, और चौथा शेष विश्व क्षेत्र या फॉरेन सेक्टर। तो उनमें से पहले वाले दो यदि हम ले लें, सिर्फ माना यहाँ पे दो ही क्षेत्र विद्यमान है अर्थव्यवस्था में, तो सी जो आता है वो आता है परिवार क्षेत्र से, और सी का फुल फॉर्म है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। और मांग की दृष्टि से इसको उपभोग मांग कह देते हैं, है ना। व्यय की दृष्टि से उपभोग व्यय कह देते हैं। यह वह व्यय है या वह पैसों की वह मांग है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर यानी हर व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए, सौदा खरीदने के लिए
करता है। जहाँ तक आई की बात है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यदि व्यय विधि से निकालते हैं तो उसको एक्सपेंडिचर कह देते हैं, अदरवाइज मांग की दृष्टि से उसे निवेश मांग कह देते हैं। यह आती है बिजनेस सेक्टर से, व्यवसाय क्षेत्र से, क्योंकि बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, व्यवसायी हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था में बिजनेस करने हेतु या प्रोडक्शन करने हेतु निवेश मांग या निवेश के लिए पैसों की जरूरत होती है, उनके द्वारा की जाने वाली मांग निवेश मांग है। तो ईडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होगा जब अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही क्षेत्र विद्यमान होंगे। यह चीज जो अभी हमने समझी है वो इस नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश में आपके लिए रिप्रेजेंट की हुई है, फर्क इसमें कुछ नहीं है। इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। लॉर्ड केन्स की राय, यानी केन्स की राय, केन्स को ब्रिटेन में लॉर्ड की उपाधि प्राप्त थी। अब आप कह सकते हो कि लॉर्ड की उपाधि के किसको मिलती है, तो नेट पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं कि ब्रिटेन में लॉर्ड की उपाधि किसे मिलती थी। तो लॉर्ड केन्स की राय थी कि बेरोजगारी को दूर करने और पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप या दखलंदाजी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि उससे पहले शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इस बात का विरोध किया था कि सरकार अर्थव्यवस्था में या आर्थिक मसलों में या आर्थिक क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप करे। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था स्वचालित अर्थव्यवस्था है, अतः स्वयं संतुलन लाने वाली शक्तियां मांग और पूर्ति शक्तियां हैं, इसलिए सरकार का कोई काम ही नहीं है। लेकिन केन्स का यह मानना था कि जब एक बार अर्थव्यवस्था पटरी से हट जाती है तो उसे पुनः पटरी पे लाने का काम सरकार रूपी संस्था ही कर सकती है, चाहे नियंत्रण के द्वारा, चाहे दबाव से या दंड के द्वारा, कैसे भी विभिन्न क्षेत्रों को वो संतुलन में ला सकती है। तो सरकार के रोल की महत्ता केन्स ने जाहिर की। इससे पहले जो क्लासिकल्स थे वो रोजगार में गिरावट का मुख्य कारण जो है वो क्लासिकल अर्थशास्त्री एक थे माल्थस, जो कि जिनके विचार जो है केन्स से मिलते जुलते हैं। सिर्फ एकमात्र अर्थशास्त्री ऐसे थे, जैसे वो कहते हैं लंका में विभीषण राम भक्त थे, केवल एकमात्र, वैसे ही माल्थस जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एकमात्र एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जो डिमांड साइडर थे। बाकी जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो सप्लाई साइडर थे, पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है से के इस नियम पर विश्वास करते थे। लेकिन माल्थस इस बात को नहीं मानते थे। उनके अनुसार रोजगार में गिरावट का मुख्य कारण प्रभावी मांग में कमी का होना था। लेकिन चूंकि माल्थस अपनी बात को उतने प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं बता सके जितना कि केन्स ने बताया, इसलिए उनकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो केन्स ने बाद में 1936 में जब केन्स की बुक प्रकाशित हुई द जनरल थियरी, जो कि एक तरीके से स्मिथ के बाद एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का ग्रंथ कहलाता है अपने रिवोल्यूशनरी बातों की वजह से, सिद्धांतों की वजह से, तो केनेजियन सिद्धांत उसमें सारे लिपिबद्ध हैं। उनकी मूल अवधारणा यह है कि किसी देश में रोजगार का स्तर जो है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से निर्धारित होता है, जहां प्रभावपूर्ण मांग की स्थापना होती है। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं इसको कि किसी देश में एक समय में, एक निश्चित समय है में 1 लाख मजदूरों को रोजगार देकर कुल आपूर्ति या सप्लाई 100 करोड़ रुपए के बराबर है और उसी समय कुल मांग भी 100 करोड़ रुपए के बराबर है। तो उस स्थिति में उस पॉइंट पर ई संतुलन बिंदु स्थापित होगा और वहां जो है प्रभावपूर्ण मांग का स्तर निर्धारित हो जाएगा, जहां कुल मांग मूल्य कुल आपूर्ति मूल्य के बराबर होगा। इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो ADP इज इक्वल टू ASP, एरो लगा के ED, यानी ED वहां स्थापित हो जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दे रखा है कि y कुछ इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन है केन्स के मॉडल का। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, यानी कि I जो है वो रोजगार का फलन है और यह एक धनात्मक फलन है। n जो है यहाँ पे वो रोजगार की मात्रा का परिचायक है और y जो है वो राष्ट्रीय आय है। तो जब रोजगार बढ़ता है अर्थव्यवस्था में तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है,
जब रोजगार घटता है तो राष्ट्रीय आय घटती है। नेक्स्ट जो है वो है n इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ईडी, यानी कंटिन्यूटी में चल रहा है, y इज फंक्शन ऑफ n। अब n भी किसी का फंक्शन है, रोजगार की मात्रा किसका फलन है, वो है प्रभावपूर्ण मांग का, ईडी का, जहाँ एडीपी और एएसपी निर्धारित हो जाती है, दोनों आपस में बराबर हो जाती है, मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, वहाँ ईडी का निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, ईडी के लिए यह चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी ईडी के निर्धारण के लिए केन्स ने एक चार्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि स्कूल में भी जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं उन्होंने यह चार्ट अपनी स्कूल की बुक्स में भी देखा होगा कि ईडी का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ ए एस एफ और ए डी एफ। अब प्राइसेस की जगह फंक्शन ले लिया है क्योंकि डायग्राम में डायग्रामेटिकली और इक्वेशनली प्रेजेंटेशन करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दोनों के बराबरी के द्वारा ईडी का निर्धारण होता है। अब जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है वह अल्पकाल में स्थिर रहता है, यानी सप्लाई स्थिर रहती है, कुछ सीमा तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन अल्टीमेटली अल्पकाल में वो स्थिर रहती है, समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाया जा सकता है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, यानी जो डिमांड है वो दो बातों पे निर्भर करती है, सी कंजप्शन फंक्शन और आई इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, सी खुद दो बातों पे निर्भर करता है, यानी जो लोग उपभोग के लिए मांग करते हैं वो खुद दो बातों पे निर्भर होती है, वो है आपकी साइज ऑफ इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो खुद दो तरह की होती है, एपीसी और एमपीसी, आपने माइक्रो में पढ़ी होगी। और साइज ऑफ इनकम जिसको हम वाई कह सकते हैं, लोगों की जो आय है, अगर सारे राष्ट्र की आय यहाँ ले लेते हैं मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से तो वाई हो जाती है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी और एमपीसी दोनों हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और एम ई सी यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल खुद दो बातों पर निर्भर करती है, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी जो भी पूंजीगत सामान बिजनेस सेक्टर में कोई औद्योगिक प्लांट में कोई बिजनेसमैन के द्वारा डाला जाता है तो उसकी एक सप्लाई प्राइस होती है, उसकी कॉस्ट होती है। और दूसरा प्रोस्पेक्टिव यील्ड फ्रॉम कैपिटल, जो भी पूंजी वह निवेशित कर रहा है उसकी एक संभावित आय होती है, वो यह सोच के चलता है कि मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मेरा इतना फायदा होने वाला है इस इन्वेस्टमेंट से, तो वो उसकी संभावित आय होती है, वो उसकी राशनल एक्सपेक्टेशंस पे निर्भर करती है। भविष्य के प्रति आशंसाएं बोलते हैं इनको, जो कि बिजनेसमैन हर बिजनेसमैन की अपनी होती हैं मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से। तो इन दोनों से निर्भर करती है एमईसी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, वो दो बातों से निर्धारित होती है। पहला है लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक, जिसको हम मनी डिमांड कहते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा बेसिकली मनी डिमांड की जाती है, तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। यानी मनी डिमांड जो है वो जनता के द्वारा तीन उद्देश्यों के लिए होती है, लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सट्टा मांग। लेन देन मांग दैनंदिन जरूरतों के लिए, दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए, वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए वो लेन देन मांग होती है पैसों की या मुद्रा की। और प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी होती है कि आदमी सतर्क रहता है अपने भविष्य के लिए, कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए, उसको उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, तो वो प्रिकॉशनरी डिमांड होती है, उसके लिए वो पैसा रखता है। और इन दोनों ज़रूरतों को पूरा होने के बाद भी यदि आय के ऊंचे स्तर हैं तो फिर वह मुद्रा की सट्टा मांग भी करता है, यानी कि आकस्मिक लाभ कमाने के लिए वो उस पैसे का इस्तेमाल शेयर मार्केट में यूज करता है। दूसरी तरफ जो सप्लाई ऑफ मनी है वो एक तरीके से अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो यहाँ स्थिर रहने वाली चीजें, सप्लाई जितनी भी है वो सब स्थिर रहती है, अल्पकाल में व्यक्ति की आय स्थिर रहती है, व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्तियां भी स्थिर रहती हैं। तो अल्टीमेटली जो सारा दारोमदार है
प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाने का कि पहले क्या बढ़ाया जाए कि दूसरा चरण सी भी बढ़ जाए जो कि अल्पकाल में स्थिर है, तो वो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी आई को बढ़ाया जाए, आई को कैसे न कैसे करके ऊंचा किया जाए, तो फिर अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे सी के बढ़ने के बाद पटरी पे आ जाएगी। तो ये है इफेक्टिव डिमांड का चार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है आपकी क्लास, इसे अब मैं अपलोड कर देती हूँ। जो स्लाइड आप देख रहे हैं वहाँ से हम नेक्स्ट क्लास प्रारंभ करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पीपीटी में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसे आप अवॉइड कीजिएगा और अपनी क्लास को अपन नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू करेंगे इसी स्लाइड।